नमस्कार मित्रों, आज प्रवाह मंथन में एक बार फिर मैं अमन बहादुर सिंह आप सब लोगों के समक्ष बिहार में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ। मित्रों, अभी कई चैनलों से, बिहार के लोकल चैनल से भी या गाहे बगाहे ऐसे भी न्यूज़ चैनलों से टिकट के बंटवारे में, इंडिया के टिकट के बंटवारे में, यानी कि कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट और जेडीयू कि कितनी कितनी सीटें किसको मिलेगी, इस पर चर्चा हो रही है। हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन हम ये आज इस वीडियो में बताना चाहेंगे आप तक जो है कि आखिर में नीतीश कुमार के पास कम हैसियत रखते हुए भी, कम हैसियत का मतलब उनके वोट के परसेंटेज बीजेपी से भी कम है, आरजेडी से भी कम है, उसके बावजूद भी वो मंत्री के कुर्सी पर हमेशा बने रहते हैं। जिस मंत्री को चाहते हैं उसको निकाल बाहर करते हैं, जब चाहते हैं तब वो लालू परिवार को जो सख्ती में डाल देते हैं और वह किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। तो आखिर में वो कौन से कारण हैं जो ये सब चीज़ें जो है सारी जो बातें हैं वो नीतीश जो है वो अपने पक्ष में कर लेते हैं? क्या उसके आधार हैं? देखिए, अगर बिहार के पूरी जातीय समीकरण को देखिए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऐसे लामबंद जातियाँ होकर किसी एक पार्टी को चुनाव में वोट नहीं करती हैं। जो अगर हम लोकसभा और विधानसभाओं को देख कर करें तो 2014 में सबसे अधिक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को 29.9 यानी करीब करीब 30% वोट पड़ा था। इतना वोट जो है वो किसी पार्टी को जो है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, इधर 10 वर्षों में वोट इतने नहीं पड़े हुए हैं। अब जो है चूँकि ये वोट का परसेंटेज किसी भी पार्टी को 30%, 30% से ऊपर जब नहीं आता है तो लिहाजा हमेशा जो है वो ऐसी स्थिति बनती है कि वो हंग असेंबली वाली बात आ जाती है, यानी कि किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है। जब पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो 3 में सरकारें कैसी बनी? ये आपस में 2 कोई भी मिल जाता सरकार बन जाती। अब सवाल उठता है कि आखिर में नीतीश कैसे, कब वो आरजेडी के साथ भी मिल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मिल जाती है? ऐसा क्या वजह है? जो है देखिए, इसके 2 वजह हैं। जो पहला वजह है वो मुख्य वजह है कि नीतीश कुमार की जो अपनी जो छवि है, उनका अपना जो व्यक्तित्व है, वो उनके प्रति जो है कम से कम मुसलमानों के प्रति एक विचार उनके हमेशा बने रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार मुसलमानों के प्रति है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब है, लेकिन जो भी हो, एक मुसलमान जो बीजेपी से वो हमेशा अलग रहना चाहता है। वह बात जो है वो बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश ने मुसलमानों के मन में ये भय या आशंका नहीं बनाता है, बल्कि उनसे वो एक अच्छा संबंध, मधुर संबंध बना के हमेशा रहता है। इसलिए नीतीश को आरजेडी के भी साथ जाने में जो है आरजेडी को कोई परेशानी नहीं होती है, और जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो इनको भी कोई परेशानी नहीं होती है। जब बीजेपी के साथ रहते हैं तब ये जो है लालू के वो भ्रष्टाचार और गुंडा राज की बात करने लगते हैं, और जब वो आरजेडी के पास जाते हैं तो इनकी जो है धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता की पेन पे लांछन लगाने लगते हैं जो है नीतीश जी जो है। लिहाजा नीतीश हमेशा जो है किंग मेकर के स्थिति में हमेशा बने रहते हैं। दूसरा कारण ये है कि देखिए, ऐसी स्थिति जब हो जाती है कि किसी को पूर्ण बहुमत न मिले तो उसमें जो विधायक हैं, जो चुन के विधायक आते हैं विधानसभाओं में, वो ये नहीं चाहते हैं कि दोबारा हम चुनाव में जाएं। लिहाजा वो कहीं ना कहीं जो भी पार्टी डिसीजन ले लेती है उसके तरफ होकर के, और वो भी जो है अपने पार्टी नेतृत्व के साथ जो है वो झुक कर चली जाती हैं। तीसरा जो मैं कारण बता रहा हूँ वो ये कि हर एक का वो नब्ज जो है कुछ ना कुछ कमज़ोर है। जैसे कि आरजेडी और बीजेपी में आपस में प्रतिद्वंदिता है, वो एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक अलग है, इसलिए वो विचार अलग रखे हैं। और चूंकि आरजेडी को एक कोई न कोई केंद्र का नेतृत्व देने वाला एक जो है पार्टी होनी चाहिए, लिहाजा केंद्र में आज कांग्रेस भले न हो तो हमेशा इनको ये लगा रहता है कि अगर हम कांग्रेस के साथ जाएंगे तो हमें कुछ न किसी तरह का हेल्प मिलता है, नहीं तो ईडी और सीबीआई से भारतीय जनता पार्टी हमेशा डराती रहती है। इसका भी फायदा जो है नीतीश लेते हैं और आरजेडी को अपने दबाव में रखते हैं। जो है आरजेडी के देखिए, सुधाकर सिंह के विधायक थे, उनका मंत्रालय छीना गया, कार्तिकेय सिंह का चुना गया। जब चाहते हैं छीन लेते हैं, उसके बाद भी आरजेडी कुछ बोलती नहीं है। बोलती इसलिए नहीं है कि उसकी मजबूरी है। मजबूरी ये है
कि उनको पता है इस एक बार अगर अगर नीतीश जी अगर अगर हाथ खींच लिए फिर मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, कहीं कि हम नहीं रह जाएंगे। इसलिए उनकी हर बात जो है वो मानती है और नीतीश इसको अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए नीतीश की हैसियत कम होने के बावजूद भी वो भाजपा और आरजेडी और इन यूँ कहें कि बिहार में हर तरह से वो हावी रहते हैं। जो अब हम आते हैं कि सीटों को बंटवारों के लेकर देखिए, अभी जो बिहार के जो लोकल चैनल हैं वो अपनी अपनी तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कह रहा है कि 15-15 सीट जो है वो आरजेडी और जेडीयू में बैठेगी, 30 सीट, और 10 सीट में 8 सीट कांग्रेस और 2 सीट जो कम्युनिस्ट जो है। कुछ खबरें ये है कि 17-17 आरजेडी जेडीयू लेगी और 6 सीटों में से 1 सीट कम्युनिस्ट को जाएगी और 5 सीट जो है वो कांग्रेस को जाएगी। तो देखिए, सीटों का बंटवारा वो तो आखिर में होता है क्या होता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो 2 चुनाव बहुत मुख्य हैं। एक तो 2015 का विधानसभा का चुनाव और 2014 का लोकसभा का चुनाव। 2014 के लोकसभा के चुनाव में सब पार्टी यानी कि 3 जो मेजर पार्टियां हैं, आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी जो है और जेडीयू, ये जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ी थी जो है। और अलग लड़ने की अगर हम हैसियत से देखें तो सबसे अधिक जो वोट मिला जो है 2015 की मैं बात कर रहा हूँ विधानसभा में, जब जेडीयू आरजेडी एक साथ थे, उस समय आरजेडी को 80 सीट मिली और जेडीयू को 71 सीट मिली और कांग्रेस को जो है 27 सीट मिली। ये महागठबंधन के एक पक्ष होने में, ये चूँकि आज भी तीनों एक साथ में है, ये उनका अब तक का एक साथ इधर 10 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है सीटों की लिहाज से। लेकिन 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा जाए कम्युनिस्ट का तो 20 में हुआ था, उन्होंने कुल जो है 12 सीट जो है उन्होंने जीता था जो है। तो अगर हम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को देखते हुए, यानी कि अगर हम ये माने कि सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है जब आरजेडी का रहा है तब वो 80 सीट पाई, और जब सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है जेडीयू का रहा तो उसने 71 पाई, और कांग्रेस का जब सबसे अच्छा रहा वो 27 पाई, और कम्युनिस्ट का, वाम दल का, जिसमें कि सीपीआई सीपीआईएमएल और माले भी सब शामिल है, वो कुल मिला के 12 सीट आई। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर अगर हम इन सीटों को अगर हम लोकसभा की सीटों में अगर तब्दील कर दें, यानी कि जो सीटें हैं टोटल, इसको हम 40 लोकसभाओं में अगर हम डिवाइड करें तो ये आंकड़ा आपका बैठता है इस तरह से कि आरजेडी को 16 सीट, जेडीयू को 15 सीट और 6 सीट कांग्रेस को और 3 सीट जो है वो कम्युनिस्ट को, ये आंकड़ा बढ़ता है। मतलब कि आपका अब तक के बेस्ट प्रदर्शन को देखते हुए अब इसमें जो है नीतीश जी और आरजेडी मिलकर के आपस में कितना किसको कितना कम देंगे कितना अधिक देंगे ये तो बात की बात है। लेकिन एक बात मैं अब आपको स्पष्ट कर दूं कि जेडीयू जो है, जो नीतीश जी है, वो लालू के साथ दिख तो रहे हैं जरूर, लेकिन उनकी सारी की सारी बातें वो सेंट्रल यानी कि केंद्र में वो कांग्रेस के साथ चल रही है। कोई भी बात जो इनको दबाव में लेना होता है, तेजस्वी को, लालू को तो अपने डायरेक्ट नहीं कहते हैं, वो कांग्रेस से संदेश भिजवाते हैं, लिहाजा फिर इनको तेजस्वी को बात माननी पड़ जाती है। और धीरे धीरे अभी जब ये 2024 का चुनाव जब हो जाएगा तो मेरा जहाँ तक विचार है, जो हमें लगता है तेजस को भावना को देखते हुए, अब चूंकि बीजेपी की तरफ आना उनका बंद हो गया है, इसलिए उनको निश्चित रूप से केंद्र में एक बड़ी पार्टी के साथ होकर के ही जाना पड़ेगा, और इसमें कांग्रेस से बेहतर कोई और पार्टी नहीं है। लिहाजा धीरे धीरे कांग्रेस के साथ नीतीश के संबंध और मधुर होंगे और उनका झुकाव भी उस साइड में धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। अब ये जो सीटों का जो बंटवारा होगा, जो मैं बताया कि 16, 15, 6 और 3 का, ये भले ना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि नीतीश जी जो है जब सीट का जब अभी जो बातें चल रही हैं उसमें कम्युनिस्ट, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, यही 4 की बात चल रही है, लेकिन अपनी सीटें या आरजेडी के कोटे से या कांग्रेस के कोटे से कम 3 सीटों को बचा के वो रखेंगे जो है।
अभी वो दिखाना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि मेरे लिए साहनी का रास्ता बंद हो गया है, फलाना का रास्ता बंद हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो एक मौका देखेंगे कि जब साहनी की बात जब बीजेपी से नहीं बनेगी तो वो साहनी को अपनी तरफ ऑफर देंगे कि मेरे पास आओ, हम तुमको 2 सीट या 1 सीट देते हैं, और तब फिर वो साहनी को भी ले लेंगे। क्योंकि नीतीश जो है राजनीति में, मुझे लगता है बिहार के राजनीति में वो सबसे माहिर हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ सोचती है उससे भी वो आगे पहले ही सोचे रहते हैं, तो उनकी गणित हमेशा से रहती है। किसी तरह से समीकरण को जो 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 ईबीसी वहाँ के बोलते हैं, जो इकोनॉमिकली जो बहुत बैकवर्ड है, जो नान यादव और न्यान कुर्मी के अलावा जो वोटर हैं, उसको उसका नेता हमेशा कम्युनिस्ट, हमेशा नीतीश जी बनना चाहते हैं, उसमें बिखराव हो गया है। इस बार सबसे बड़ी त्रासदी उनके साथ यही है कि उनका जो वोट बैंक जो लॉकुश होता था, उसमें जो कुश वोट है, यानी कुशवाहा, मौर्य, ये सब जो धनुक वोट है, इसमें बहुत ज़्यादा बिखराव आ गया है। और वो सम्राट चौधरी वगैरह नागपाल के आ जाने से इधर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट शिफ्ट हो गया है। तो 15.8% वो 2014 में वोट उनको मिला था। मुझे लगता है कि इस बार इसमें से कम 4% वोट का जो है वो डेंट लगेगा इनको। अब उसको कैसे भरपाई करेंगे या किस तरह से समीकरण करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब देखिए, जब सीटों का जब बंटवारा हो जाएगा तो सबसे जो सधी हुई चाल होती है नीतीश की, वो कहाँ से किसको लड़ाएं, ये जो है वो सबसे मुख्य बात होगी। और मैं पहले भी वीडियो में एक बात बता चुका हूँ कि नीतीश जी जो है, कम से कम जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है लोकसभा की, उसमें वो चाहेंगे कि आरजेडी को और कांग्रेस को टिकट न दे करके हम ही उसमें जो है उन सीटों को हम लें। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे, जैसे किशनगंज की सीट है, कांग्रेस वहाँ पर सीटिंग है तो उसको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो आपका भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, इन सीटों पे नीतीश जी अपने प्रत्याशी जरूर उतारेंगे, ये मेरा दावा है। और आप जब ये सीटों का बंटवारा होगा तो आप निश्चित देख लीजिएगा, स्ट्राइक रेट जो है आरजेडी से जेडीयू की बढ़िया रहेगी। जो भी 2024 का रिजल्ट आएगा उसमें ये आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो अच्छा, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी, चूँकि कुशवाहा वोट जो है वो शिफ्ट हुए हैं इनके यहाँ से, यानी कि जेडीयू के हाथ से कुशवाहा निकला हुआ है, तो इनकी कोशिश रहेगी कि ओबीसी में नान यादव और नान कुर्मी जो वोट है उसके अलावा जो टिकट जो बंटवारा करें तो कुशवाहा को टिकट देने की संख्या इनकी ज़्यादा रहे, ताकि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की जो बातें होती हैं सड़क पे, वो ये कह सकें कि कुशवाहा के लोगों को सबसे ज़्यादा वोट हमने दिया है, इसलिए लोग जो है हमको वोट दें। ये बात वो समझाने में वो हमें लग रहा है कि वो सफल होंगे और वो ऐसा कुल मिला जुला के ऐसा वो करेंगे जो है। तो टिकट के बंटवारे जो मैंने बताया कि 16, 15, 6 और 3 इस रेशियो में कुछ सीटें जो है वो बचा के रखेंगे, और चुनाव परिणाम तक और भी छोटी जो पार्टियां हैं, हमें लगता है कि साहनी को अगर बीजेपी अपना रास्ता बंद करेगी तो उसको जेडीयू ले लेगी, और हो सकता है कि उसमें आरजेडी और जेडीयू अपने अपने कोटे से एक एक सीट और दे सकती है। और अगर जहां वो 16 है तो फिर वो 15-15 की स्थिति में वो आ सकती हैं। तो ये मित्रों, आज मेरा वीडियो बिहार पे रहा है कि नीतीश जी क्यों हमेशा जो बादशाह जिससे रहे हैं, और हमेशा नीतीश जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, और उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। चाहे वो जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी, और आज आरजेडी के साथ हैं तो भी जो है आरजेडी भी कुछ नहीं कर पाती है। और अपना जो विचार है, जो इनका ध्येय है नीतीश जी का, वो केंद्र की तरफ है। वो अल्टीमेटली वो कांग्रेस के साथ धीरे धीरे पैचअप कर रहे हैं, और जब बिहार छोड़ेंगे 2024 के बाद से तो पूरी तरह से वो कांग्रेस के ही साथ रह करके उसमें रम जाएंगे, और बीजेपी के खिलाफ में एक सशक्त उम्मीदवार जो है, अगर राहुल गांधी की बात देखा जाए तो वो नीतीश ही हैं जो सर्वमान्य हो सकते हैं। नीतीश में एक छवि भी तो है ही है कि उनके ऊपर अभी तक कोई करप्शन के चार्ज नहीं है, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, तो इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री के दावेदार वो बनते हैं। कांग्रेस को भी चाहिए कि अगर कुछ इस तरह का नेतृत्व स्वीकार करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि और जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी जो है लामबंद नीतीश के पक्ष होने में उनको देर नहीं लगेगी। तो मेरा मित्रों, ये वीडियो जो है आज नीतीश के कम हैसियत माने वोट कम होने के बावजूद भी हमेशा वो अपने को बलशाली महसूस कराए हैं, चाहे सरकार के रूप में, नीति के रूप में, या अपनी बात मनवाने के रूप में, हर तरफ से वो मजबूत रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि हर जगह 20 हैं,
क्योंकि ये नीतीश हैं। नमस्कार।